नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं मंथन। दरअसल उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी यूसीसी को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उत्तराखंड में लाए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल यानी यूसीसी बिल के समर्थन में उतर आए हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के दौरे पर रहे किरोड़ी लाल मीणा ने बिल पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि राजस्थान के लिए यह बिल बेहद जरूरी है और वो इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत भी करेंगे। ऐसी कोई तैयारी नहीं है जी, लेकिन केंद्र में मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था जी, और वो चर्चा में आता उससे पहले मैं चुनाव लड़के के कारण इस्तीफा दे आया। और उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है, समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून। और ये मैं आपने बात बहुत अच्छी मेरे ध्यान में लाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि अपने यहाँ भी ये लाया जाना चाहिए, क्योंकि अब हाल ही में विवाद उठा था हिजाब पे। अब हिजाब पहन के जाए, ड्रेस कोड का पालन नहीं करे, उसको सांप्रदायिक रहने दे, तो उस दृष्टि से यहाँ भी जरूरी है मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी शासित राजस्थान में भी यूसीसी का मुद्दा गर्मा चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव मंत्री परिषद की पहली बैठक में पेश करने का आश्वासन दिया है। दरअसल 8 फरवरी से विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो रही है। अब ऐसे में यूसीसी का मुद्दा सियासी रूप से बड़ा खास हो सकता है। अब यूसीसी अगर होता है, यूसीसी से क्या होगा? हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा और जो कानून बनेगा वो सभी धर्मों के लिए बराबर होगा। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे और एक शादी से ज्यादा किसी को भी दूसरी शादी करने की छूट नहीं रहेगी। अब यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा? धार्मिक मान्यताओं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाज पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे, बल्कि ये जो शादी करवाने का जो प्रक्रिया होती है वो उसी विधि विधान से होगी। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है और जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिप्रा माथुर जी कार्यक्रम में है। शिप्रा जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ अपूर्वा सिंह, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अपूर्वा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत जरा अपूर्वा सिंह जी आपसे ही कर रहा हूं। ये कितना बड़ा दिन है और यूसीसी के जरिए, क्योंकि विपक्षी खेमा बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड में जब आपने ये बिल पेश किया तो उस वक्त ये कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले ड्राफ्ट की कॉपी सभी सदस्यों को दीजिए और जब हम देख लेंगे तो उसके बाद ये तय कर पाएंगे कि वाकई में इस ड्राफ्ट के अंदर है क्या, और उसी आधार पर अगर उसमें कोई संशोधन होना है तो बता पाएंगे। देखिए शुभेंदु जी, अगर हम यूसीसी पर बात करें तो ये हमेशा से ही हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग रहा है। अगर हम डीएस डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पर अगर हम बात करें तो उनके माध्यम से, यहाँ तक कि अगर हम यूसीसी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के काल से हमेशा से यूसीसी के फेवर में रही है और इसीलिए उस पार्टी हमारी वो पार्टी है जिसने हमेशा अपनी मैनिफेस्टो के अंदर इसको शामिल करके रखा। मगर दुर्भाग्य से बात यह है कि जो हमारी अभी विपक्षी दल हैं उन लोगों को कुछ विशेष समुदायों से सहानुभूति लेने के लिए, या मैं ये कहूं कि उनको अपनी प्रोटेक्टिवनेस दिखाने के लिए, उन्होंने कभी भी इसके ऊपर बहुत ही गहराई से और अच्छे मंथन से जो है वो चिंतन नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी, या मैं कहूं रोड ब्लॉक्स को डेवलप करने की कोशिश करी। अब आप देखिए उत्तराखंड इस बिल को लेकर के आ रहा है और ये लागू भी होगा बहुत जल्द। अब आप इसके अंदर देखिए एक्चुअली यूसीसी से प्रभाव पड़ेगा किसको? अगर हम बात करें तो यूसीसी से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो जेंडर इक्वालिटी पे बात पड़ेगा और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात पड़ेगा, जो है वो असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर इससे प्रभाव किसी को पड़ता है तो महिलाओं को ही पड़ता है। आप देखिए शादी होती है, एक व्यक्ति 2 शादी कर लेता है तो महिलाओं को जो है वो तिरस्कृत होना पड़ता है। डिवोर्स के केसेस अगर कुछ समुदायों के अंदर ऐसे होते हैं कि उन महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। गार्जियनशिप पर अगर हम बात करें
इवन हम गार्जियनशिप को छोड़ दें, प्रॉपर्टी राइट्स पर अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी राइट सक्सेशन पे बात करें, अडॉप्शन पे बात करें, तो यूसीसी इन सब चीजों से डील करता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको लाने के लिए प्रतिबद्ध थी, इसमें आ चुका है। और मुझे लगता है कि ये एक जो अमृत काल की तरफ भारत बढ़ रहा है, उसके अंदर भी एक ये बहुत ही अच्छी पहल है और एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, सराहनीय कदम। आपने कहा कि जो विपक्षी खेमा है वो धर्म विशेष की सहानुभूति लेने के लिए इसका विरोध करता है, लेकिन क्या दूसरा पहलू अगर देखें जिसको लेकर के आरोप लगाए जाते हैं कि आप किसी धर्म विशेष का साथ पाने के लिए या उनकी सहानुभूति के लिए सब कर रहे हैं, ये भी बड़े आरोप लगते हैं। देखिए, हमारा तो जो एजेंडा रहता है ना, वो सहानुभूति प्राप्त करने का नहीं, उन लोगों की सेवा करने का रहता है। आप देखिए, यूसीसी तो आ जा रहा है, ट्रिपल तलाक के दंश से अगर उन महिलाओं को, समुदाय की महिलाओं को, सबसे ज्यादा आप बताइए दूसरी शादी तीसरी शादी से त्रस्त कौन सा तबका रहता था? वही महिलाएं रहती थी, उसी समुदाय की महिलाएं। लेकिन अगर उस समुदाय की बात कर रहे हैं तो वहां तो समर्थन अभी भी आपको नहीं है, वहां तो अभी भी इसके बाद भी विरोध होता है। भले ही ना हो, हमारा एजेंडा किसी का समर्थन लेना ये नहीं है। हमारा एजेंडा उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारा एजेंडा उनकी महिलाओं को जो है वो एम्पावरमेंट का एक साधन देना है और उन महिलाओं को जेंडर इक्वालिटी के लेवल पर लाकर के खड़ा करना है, उस विशेष समुदाय को। और देखिए, एक देश एक कानून तो होना ही चाहिए। एक देश में जब हम रह रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के कानून क्यों लगने चाहिए, वो भी ऐसे इश्यूज पे जैसे पहले ड्राफ्ट तो आप पेश कर दीजिए ना, कम से कम ये बता तो दीजिए कि इसके अंदर आप ये लेकर के आने वाले हैं, और उसी हिसाब से उसमें अगर कहीं कोई संशोधन की कोई गुंजाइश है तो विपक्षी उसी बात को तो रखेंगे ना, यही तो मांग कर रहे हैं सिर्फ। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नितिन सारस्वत भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं इस पर एक रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं कि बीजेपी ये कह रही है कि एक हम समान कानून लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें आपत्ति कहां पर है? क्या सिर्फ ड्राफ्ट को आपके सामने अभी तक नहीं रखा है उसकी आपत्ति है, या यूसीसी से ही आपत्ति है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना भी अपूर्वा जी ने अभी बताया वो सारे फैक्ट से बिल्कुल अलग बातें कही हैं, जहां पे एक भी चीज फैक्ट से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले तो आर्टिकल 44 जो इन्होंने अभी उत्तराखंड की बात की, उसमें लिखा हुआ है, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आएगा, अभी हो सकता है वो पर्सनल लॉ का एक कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एक राइट होता है कि स्टेट एक लॉ बना ले, लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लाने का राइट केवल केंद्र सरकार को है, जो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लागू होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने पॉलीगैमी की एक सबसे बड़ी चिंता वाली बात की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी हमारा लेटेस्ट आया था, जिसमें एवरेज 1.4% हमारा एवरेज था, जिसमें सबसे ज्यादा पॉलीगैमी एसटी, हमारी जो अनुसूचित जनजाति थी 2.4 थी, एसटी में 1.45 थी, ओबीसी में 1.3% थी और रेस्ट में 1.2% थी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नेशनल ये यूसीसी का जो दावा करते थे, उसके लिए अगर ये यहां पे डिबेट करने आने से पहले अगर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक 21वां विधि आयोग बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने ही पिक किए थे जस्टिस चौहान जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। उन्होंने 2 साल पूरा ऑब्जर्वेशन किया, चर्चा की, 75,378 रिप्रेजेंटेशन उन्होंने सुने, कई हजारों डेलीगेशन सुने, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये यूसीसी ना तो आवश्यक है ना वांछनीय है। उन्होंने बोला, उन्हीं के शब्द है कि यूसीसी की बजाय अगर हम भेदभावपूर्ण कानूनों से निपटे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ना कि यूसीसी की बजाय। नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए? मैं ठीक है, मैं जरा हमारे साथ एक और शिप्रा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में। नितिन जी, वापस आपके पास आऊंगा और वापस से आपको मौका दूंगा। हाँ, ठीक है, मैं इसमें शिप्रा जी को जोड़ लेता हूं। शिप्रा जी, अभी कहा जा रहा है कि यूसीसी के अलावा और भी दूसरे विकल्प हो सकते थे कि हम जो कानूनी रूप से समानता है वो उसमें लेकर के आए, सभी धर्मों को एक बराबर रखा जाए, किसी के लिए ज्यादा छूट नहीं, किसी को ज्यादा अंतर नहीं। तो ये भी एक विकल्प हो सकता था जो नितिन जी कह रहे हैं। देखिए शुभेंदु जी, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, नितिन जी जो बात कह रहे हैं वो बात भी अपनी जगह सही है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस वक्त जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जब ये शामिल किया गया, आर्टिकल 44 को शामिल करते हुए कहा गया कि यूसीसी कोशिश की जानी चाहिए कि ये सारे स्टेट्स में, पूरे भारत में लागू हो। और उसके बाद जब संसद में जब चर्चा हुई तो बार बार ये निकल के आया, नेहरू जी ने भी ये बात कही कि अभी वक्त नहीं है, अभी समाज तैयार नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। और उससे भी पहले 1941 में, आजादी से भी पहले एक कमेटी बनी और उसमें भी ये चर्चा हुई कि कोडिफाई किया जाए क्या,
तो जो कोडिफाई किया गया वो हिंदू कोड बिल लाया गया। मुस्लिम कोड बिल लाने के उसकी जब पहल की गई तो उस पर सहमति नहीं बनी, तो इसलिए हिंदू जो कानून थे उनको तो कोडिफाई कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम जो कानून थे उनको कोडिफाई करने के ऊपर सहमति नहीं बनी, तो वो नहीं हो पाया। और आप देखिए 1985 में जब एक बहुत फेमस मामला था, शाहबानो का केस जो है वो अक्सर कोट किया जाता है, हमारी संसदीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मोड़ था वो उस फैसले के बाद में। तो उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने ये बात कही कि यूसीसी जो है ऐसे मामलों से आगे निपटने के लिए यूसीसी की जरूरत होगी। और वो एक फैसला नहीं था, उसके बाद लगातार चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत कुछ मामले आए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले आए, और लगातार कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि इन मामलों से निपटने के लिए आगे का रास्ता जो है वो है यूसीसी। तो मुझे लगता है कि यूसीसी अगर एक सकारात्मक रास्ते का एक मंजिल के तौर पर अगर देखें तो उस रास्ते तक पहुंचने के लिए बहुत सारे भ्रम क्या यूसीसी को लेकर के बनाए जा रहे हैं, मैं उस पर भी वापस आऊंगा। लेकिन अपूर्वा जी, एक बात बार बार ये उठाई जाती है यूसीसी को लेकर के कि कहीं ये हमारे संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ तो नहीं है। देखिए शुभेंदु जी, जहां तक बात रही संविधान की मूल भावना की, तो संविधान का संरक्षक जो है वो मैं कहती हूँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जुडिशरी अगर मैकेनिज्म बना है तो संविधान की रक्षा करने के लिए और संविधान के अनुरूप कार्य करने के लिए हुआ है। आपको याद होगा 1985 का शाहबानो केस, आपको याद होगा 1995 का सरला मुद्गल केस, यहां तक कि 2015 एंड 2019 के अंदर इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट्स ने भी डिफरेंट जजमेंट्स के अंदर ये चीज बोली है और एक गवर्नमेंट को अर्ज किया है टू मेक अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल और कॉमन सेट ऑफ लॉज पूरे कंट्री के लिए। तो अगर हम ये बात करते हैं तो ये कि संविधान की कहीं मूल भावना खो तो नहीं जाएगी। तो अच्छा ठीक है, संविधान अब इसी से जुड़ा हुआ एक और भी सवाल है कि राजस्थान में भी क्या उत्तराखंड के बाद इसकी जरूरत आन पड़ी है? हालांकि कैबिनेट मंत्री इसमें किरोड़ीलाल मीणा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये कह रहे हैं कि इसकी राजस्थान के अंदर भी सख्त जरूरत है। ऐसी कौन सी जरूरत आ रही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत तो पूरे देश को है। ठीक है, इनिशिएट इसको भले ही उत्तराखंड ने किया हो, मोर और लेस आगे नहीं तो पीछे ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। जहां तक बात रही नितिन जी 21st लॉ कमीशन तक ही उलझे रह गए, मैं उनको थोड़ा सा आगे बताती हूँ। 22nd लॉ कमीशन जो फॉर्मुलेट हुआ, उन्होंने इस चीज के ऊपर यूसीसी के ऊपर 80 लाख स्टेक होल्डर्स से जो है वो उनके सजेशंस मांगे हैं, इनवाइट किए हैं। अब उनके ऊपर जो है वो मंत्रणा होगी, चर्चा होगी और उसके बाद में हो सकता है आपको पूरे हिंदुस्तान में यूसीसी देखने के लिए मिल जाए। तो ये राज्यों की तो कहानी फिर समाप्त हो जाएगी। जब एक देश एक कानून आ जाएगा तो उसके बाद में राज्यों की तो मुझे लगता है जब ये फॉर्मेशन का अगर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बने तो फिर राज्य सरकारों के कानून की महत्वता कहां रह जाएगी फिर? देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स हमेशा लगता है जब भी आप एक बड़े कानून को लेकर आते हैं और अगर केंद्र में सेम उसी बात के ऊपर कोई कानून बनता है तो एक डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स होता है जो संविधान में भी लगता है, कानून में भी लगता है। उसके तहत फिर राज्य के जो कानून होते हैं वो एक्लिप्स में चले जाते हैं और केंद्र से अगर वो कानून को हटाया जाता है तो वापस राज्य के जो कानून होते हैं वो वापस जो है वो अपनी इमर्जिंग यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनता है तो राज्य का जो कानून है उसको साइड कर दिया जाएगा। अगर सेम विषय के ऊपर है और अगर ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर है तो फिर वो अवश्य रूप से डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स उसमें काम करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। नितिन जी मैं वापस लौटता हूं, छोटे से ब्रेक के बाद जैसे ही वापस लौटेंगे तो आपके जवाब के साथ ही आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी बिल जब पेश किया गया तो उसके बाद से ही देश के बीजेपी शासित राज्यों के अंदर हलचल तेज हो चुकी है। कई राज्यों के अंदर अब यूसीसी को लाने की बात की जा रही है और उन राज्यों में से एक राजस्थान भी है जहां पर यूसीसी को लेकर के अब चर्चाएं बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। कैबिनेट मंत्री इस पर बयान दे चुके हैं। क्या वाकई में राजस्थान में इसकी जरूरत आन पड़ी है? इस बात को जरा आगे बढ़ाते हुए तीन खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा मैं नितिन जी के पास चलता हूं। नितिन जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल भी था कि असल मायने में राजस्थान में क्या जरूरत आ चुकी है यूसीसी की? और दूसरा, अपूर्वा जी ने कहा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि पहले स्टेट पर आ रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर आएगा तो तब तो आपकी आपत्ति खत्म हो जाएगी।
देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हमारे आर्टिकल, जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कोई आर्टिकल 44 के नाम से कि राज्य इसका प्रयास करेगा, तो कोई भी इसको कैसे विरोध कर सकता है? वो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, तो विरोध करने की तो कोई बात ही नहीं है। बात है आपकी मंशा की, आपने किस तरीके से उन प्रावधानों को, इन्होंने 21, मैंने 22, इन्होंने 21वें, मैंने 21वें के लिए कहा, इन्होंने 22वें विधि आयोग, जब उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई तो मैं उसको कैसे कोट कर सकता हूं? 21वें विधि आयोग ने कहा आपकी सरकार में ही बना, आपने ही सारी चीजें प्रोसेस की, उन्होंने जो कहा अब आप उसको नकारना चाहते हैं। जब 22वें में कुछ बात कही जाएगी तथ्यों के आधार पर तो उन पे बात की जाएगी। आज 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट है, उस पर बात हो रही है। दूसरी बात, इसके अंदर केवल एक किसी धर्म की बात नहीं है, सिखों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला इशू अभी भी बरकरार है, हमारे अडॉप्ट करने का है कि 2 साल में, अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू जाते हैं तो अडॉप्ट करने में 2 साल लगते हैं, जबकि हमारे हिंदू जो लॉज नहीं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी के स्टैंड क्या है? वो यूसीसी का पूरी तरीके से विरोध करती है या कुछ पॉइंट पर आपत्ति है? यूसीसी का कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध ही नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने यूसीसी के लिए कहा, जैसा अभी उन्होंने संविधान सभा की बैठक में कहा। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी ने 1971 में हमारे नागपुर अधिवेशन में बोला, हमने लगातार इसके लिए यूसीसी, लेकिन यूसीसी के अंदर सारे, संविधान सभा में भी यही बात थी, सारे स्टेक होल्डर पे विचार करना चाहिए। इसमें आदिवासी एंगल आप हमेशा छोड़ते जा रहे हैं। आज राजस्थान की भी बात करें तो गरासिया, शहरिया, भील, डामोर, तमाम आदिवासी जनजातियों के अंदर जो कस्टमरी है, वहां की परंपराएं हैं, चाहे शादी की है, तलाक की है, चाहे अन्य है, वो बिल्कुल अलग है। हम जब उनसे छेड़छाड़ करेंगे, जब यूनिफॉर्म बनाएंगे तो कई चीजों का प्रावधान करना पड़ेगा। मैंने कहा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर हमने 371 के तहत, उसी संविधान के तहत उन्हें प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उसका कैसे होगा? अलग बौद्ध धर्म के कई अधिकार है, उनको कैसे होगा? लगातार मैं वही सारी चीजें कह रहा हूं कि जब आप सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे और एक प्रॉपर एक ऐसा चीज तैयार करेंगे जहां पे न्याय की बात हो, समानता की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, तभी तो जाके आप उसको लागू कर सकते हैं। और खुद विधि आयोग कह रहा है कि हमें सबसे पहले सुधारने का प्रयास करना चाहिए ना, भेदभावपूर्ण जो भी कानून है, अगर पर्सनल लॉज को सुधार लेंगे और बाद में यूसीसी आए या कोई भी चीज आए तो कोई इशू नहीं रहेगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हम केवल शादियों की बात करते हैं, जो मैं शादियों का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बता दिया। सबसे मेन बात आएगी इसमें इनहेरिटेंस लॉ की। अभी पारसी समाज है, कोई पति पत्नी है, अगर पत्नी एक्सपायर हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी बटेगी, उनके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में जाएगी, पति में जाएगी, उनके माता पिता में जाएगी। लेकिन अगर वो ईसाई हैं तो माता पिता को कोई अधिकार नहीं होगा, केवल 1/3 दोनों बच्चों में और पति में आएगी। ऐसे कोई और धर्म है तो ये हम केवल इस चीज को बहुत शॉर्ट उसमें लेते हैं। हम ना जनजातियों का ध्यान रखते हैं, ना आदिवासी की परंपराओं का ध्यान रखते हैं, ना इनहेरिटेंस लॉ का ध्यान रख रहे हैं। ये बहुत ही पेचीदा कैसे हम पॉलीगैमी की बात करते हैं बस केवल, और पॉलीगैमी में मैंने आपको बता दिया। और आपके कई नेता है जो बीजेपी में, चाहे धर्मेंद्र जी की पत्नी है हेमा मालिनी जी, पहले धर्मेंद्र जी को इन्होंने एमपी बनाया, फिर हेमा मालिनी जी को इन्होंने एमपी बना दिया, रामविलास पासवान। अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक आदमी का नाम लूं तो वो अच्छा नहीं है। हम केवल बिना डिबेट, बिना डेटा के, बिना इंटेंट के केवल ऐसी बातें करते हैं कि 4 शादियां हैं, 5 शादियां हैं, कोई आंकड़े नहीं है, कोई रिपोर्ट्स ऐसी नहीं है, कोई हमने ड्राफ्ट ऐसा तैयार नहीं किया। सोचिए जो अधिकार केंद्र के पास है, हम राज्य में अगर उसमें किस तरीके का कानून बना रहा है वो तो पता चलेगा कि केंद्र वहां पे जाके जब वो कोर्ट में पहुंचेगा कितना टिक पाएगा, क्या प्रोविजन उसमें लागू हो पाएंगे। तो यानी कि आपको लग रहा है कि पहले से इसको चैलेंज कर दिया जाएगा या नहीं? चैलेंज करने की बात नहीं है। मैंने आर्टिकल 44 पढ़ा, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन। अच्छा चलिए, आपने एक आगे की बात कर दी, मैं इस पर जरा एक जवाब भी ले लेता हूं। मैं अपूर्वा जी से जोड़ लेता हूं। अपूर्वा जी, इस पर बार बार जब सवाल उठ रहे हैं तो क्या इसकी भी तैयारी है उत्तराखंड सरकार की कि अगर आप ये बिल पर अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं, पास हो जाता है, कानूनी रूप से आ भी जाता है, तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि चैलेंज करने वाले बहुत सारे लोग भी हैं, चैलेंज कर दिया जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो फिर क्या टिक पाएगा? देखिए, जब कोर्ट से ये कह रही हैं, मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने 85 का आपको शाहबानो केस बताया, मैंने आपको 1995 का मुदगल केस बताया, उसके बाद मैंने 15 का, 19 का, इवन 2020 के अंदर वेरियस कोर्ट से जब ये गवर्नमेंट से अर्ज कर रही है कि देयर शुड बी अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड देयर शुड बी अ कॉमन सेट ऑफ लॉज, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई कोर्ट में इसको चैलेंज करेगा? हाँ, चैलेंज करने वाले कर सकते हैं, जो कांग्रेस की मानसिकता या मैं कहती हूँ विपक्षी दलीय मानसिकता के लोग हैं, जिन लोगों को इसके अंदर अड़ंगे अड़ाने हैं, रोड ब्लॉक्स ही डालने हैं, वो लोग अड़ा सकते हैं। मगर देखिए, हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है और इतनी हम लोगों को महिलाओं की मुख्य धारा और वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना बल है। जहां तक अभी ये बात पॉलीगैमी की कर रहे थे और इनहेरिटेंस की कह रहे थे, मैं कहती हूँ केवल पॉलीगैमी और इनहेरिटेंस पे ही नहीं, जुडिशियल बैकलॉग्स भी बहुत ज्यादा खत्म होंगे।
आज भी आप देखिए वो एक मूवी का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो स्थिति जो जुडिशरी की है उससे भी कितना निजात मिलेगा इस यूसीसी से। मगर ये तो उसी को पता होगा ना, जाके पैर ना फटे भी भाई, वो क्या जाने पीर पिराई। जब जनता को तारीख पे तारीख मिलती है, देखिए जैसे ही एक कानून आता है, एक प्लेटफॉर्म पर आता है, सबके लिए एक सेट ऑफ लॉज बनते हैं, सारी चीजें बहुत स्मूथ फंक्शनिंग के साथ चलती है। और जहां तक कि ये जनजाति और इनकी बात कर रहे हैं, तो देखिए जनजाति वो एक जाति है जो एक्चुअली अभी तक मुख्य धारा में आई नहीं है। वो पहले मुख्य धारा में लाने के लिए भी उसके प्रयास जो है वो अथक रूप से किए जा रहे हैं, और वो मुख्य धारा में आएंगी और उसके बाद में वो भी यूसीसी के अंदर कवर होंगी। तो इसलिए ये परेशान ना हो, हर व्यक्ति मुख्य धारा में आने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति जो है वो एक देश एक कानून के लिए तैयार है। बस केवल विपक्षी दल की जो मानसिकता है वो इसके लिए ना कभी तैयार थी, ना है, और मुझे लगता है ना होगी। ठीक है अपूर्वा जी। शिप्रा जी, एक सवाल बार बार ये उठ रहा है कि ये जो टाइमिंग है, ये लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर, और यूसीसी को लाना इस टाइम पर और सदन के अंदर ला करके पेश करना, उसको बाकी राज्यों के अंदर हवा बनना, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी है। देखिए पॉलिटिकल माइलेज तो, क्योंकि घोषणा पत्र का जब हिस्सा आप बनाते हैं तो वो पॉलिटिक्स के लिए ही कर रहे हैं आप, वो पॉलिटिकल मैंडेट में आपके है, आपकी प्रायोरिटी में है, आपकी घोषणा में है। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जब पॉलिटिकल लोग इसकी बात कर रहे हैं तो आप इसको देखेंगे कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है। और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सिर्फ करने की बात नहीं है, बहुत सालों से इस बात पर चर्चा है। और उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं तो देखिए उत्तराखंड का ये जो ड्राफ्ट है वो मेरे पास में रखा है, जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, और इसमें शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा कोड, उसका भी रेफरेंस है। तो देखिए बात ये है कि जेंडर जस्टिस को लेकर जो सरकारों का कमिटमेंट, और सरकारों की बात से भी ज्यादा आप देखिए शुभेंदु जी, बात ये है कि अभी एसडीजी की कंप्लायंसेस जो है उसका दबाव जो है वो सारी सरकारों पर है, दुनिया भर की सरकारों पर है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, और जेंडर जस्टिस जो है वो उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो जेंडर जस्टिस के लिए मुझे लगता है, क्योंकि मैरिज प्रॉपर्टी का किस तरह से हस्तांतरण कह दिया जाता है कि बेटियों को इसमें ज्यादा अधिकार मिलेगा, ये सारे मसले, हाँ। और केवल एक पर्सनल लॉ पे अफेक्ट होने की बात नहीं है, ये जो हिंदू कोड बिल है वो भी इससे सीधा सीधा प्रभावित होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए इसमें सभी धर्मों के लोगों को एक साथ आकर के इस पर मंथन करने की जरूरत है, और कम से कम विचार करना चाहिए। खैर इसमें बहुत सारे विरोधाभास भी हैं, इसमें विपक्ष को भी सुनने की बहुत हद तक जरूरत है। बहुत सारे अच्छे जो विकल्प हैं या बहुत सारे ऐसे अच्छे सुझाव हैं जो कि सामने आ सकते हैं, और इसमें यूसीसी के एक जो बहुत बेहतर ड्राफ्ट है वो भी तैयार हो सकता है। खैर बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तराखंड के बाद राजस्थान में भी यूसीसी की तैयारी और इसी को लेकर के लगातार मंथन, क्या राजस्थान में यूसीसी के असर मायने में जरूरत, और कब तक राजस्थान के अंदर भी यूसीसी लाने की तैयारी है।